ऐसे तो ठीक है सर। है? जब से आपने वो टेबलेट दी है ना, क्या चीज़ में ठीक उसके बाद लगा से तो आपको? आराम है। जैसे मुझे पहले फ्लैश लाइट के अलावा कुछ नहीं दिखता था, हाँ उसके बाद मुझे ये मोबाइल की जो सामने की है ना, ये क्या बोलते हैं अपन, हाँ वो दिखती है। हाँ इसके बाद सूर्य का पूरा प्रकाश दिखता है। हाँ और घर में अगर कोई गेट अगर एकदम खोल दे तो हाँ। मुझे वो समझ आ जाता है कि उजाला दिख जाता है कि हाँ। हाँ किसी ने गेट खोला है। पहले क्या स्थिति थी? पहले नहीं दिखता था ना सर, हाँ एकदम जब मैं देखता था हाँ ये खोल के भी देखता था, हालांकि बहुत देखता था, लेकिन वो फ्लैश लाइट भी नहीं दिखती थी मुझे। हाँ हाँ बहुत दिखाते थे मुझे हाँ डॉक्टर वगैरह और ये भैया वगैरह, हाँ सब दिखाते थे। हाँ लेकिन अभी उसके बाद इतना वो हो गया है हाँ। कि मैं बहुत आराम में हूँ। आपको होम्योपैथी ने जो है तो कैसे असर डाला, उसका क्या इम्प्रेशन पड़ा आपके दिमाग में? जी सर, जब मैं बीमार हुआ था, कोरोना हुआ था मुझे, हाँ, तब हाँ। मैंने वहीं ट्रीटमेंट करवाया था। हाँ। लेकिन कहाँ उन लोग कहाँ? वहाँ सुजालपुर करवाया, उसके बाद देवास करवाया था। हाँ हाँ। देवास जब मैंने करवाया तो उन्होंने मुझे 7,800 रुपये की तो एक ही बोतल लगाई। 7,800 रुपये की, हाँ, एक इंजेक्शन वो बोतल लगाई मुझे। कितनी बाटल लगी है वो? वो बोतल लगी सर मुझे 55। एक बाटल का कीमत 7,800 रुपये। 55 बाटल लगा। 55 बोतल लगी मुझे। काहे के लिए? वही नेत्र के लिए, आंखों के लिए, जांच आंखों की रोशनी आने के लिए। हाँ और उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे उस बोतलों से नहीं, भी कोई। कोरोना हुआ था ना? हाँ, कोरोना के बाद मेरी आँख चिपक गई थी। आँख चिपक गई हाँ, थी। आँख नहीं खुल रही थी। हाँ जब वहाँ गया तो वहाँ भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला, मेरे जो साले साहब है उनने बताया कि यहाँ आ जाओ आप। हाँ हाँ। तो यहाँ आने के बाद मुझे नहीं, जैसे ही उन्होंने बोला कि आँख चिपक गई है, हाँ। आपको इतने इंजेक्शन लगेंगे, इतने इंजेक्शन लगेंगे तो इससे आँख सही हो जाएगी। आँख सही हो तो जाएगी। आपने 55 इंजेक्शन लगवा लिया। हाँ। फिर उन्होंने क्या बोला जब 55 इंजेक्शन 55 लगवाने के इंजेक्शन बाद भी लगवाई, नहीं सही हुआ? तो उन्होंने बोले आँख निकाल दे। आँख निकाल लास्ट दे। एंड में उन्होंने बोले आँख निकलेगी, तो मैंने मना कर दिया। तो फिर आपको क्या लगा इस बात से? नहीं सर, मैंने मना कर दिया ना उनसे, उनकी आँख नहीं निकलवाना मुझे। आँख निकलवा लूँगा तो गड्ढा हो जाएगा। हाँ। और अगर करना है तो सही करो ना, आप आँख क्यों निकाल रहे हो? आँख निकालने के बाद भी उन्होंने 3-3.5 लाख रुपए बता दिए थे मुझे कि आँख उसके निकाल बाद भी। हाँ, उसके बाद भी 3-3.5 लाख रुपए 3.5 लाख लगेंगे। रुपए लगेंगे उसके बाद भी। उसके पहले मैं 4 लाख रुपए लगा चुका हूँ। 4 लाख रुपए लगा दिया 4 लाख था। उन्होंने बोला कि आँख निकालेंगे, फिर भी 3 लाख फिर भी 3 लाख रुपए लगेंगे आपके। फिर मैंने नहीं दिए सर। हाँ। नहीं गया मैं आँख निकलवाने। जब आँख ही निकालना थी तो मैं तो ऐसे वो करवा देता। हाँ 3.5 लाख मतलब 4 लाख रुपए तो मैं लगा ही चुका था आँख के लिए कि आँख में रोशनी आ जाएगी, आँख खुल जाएगी मेरी। बिल्कुल नहीं खुल रही थी, हाँ। ऐसी चिपकी हुई थी, पूरी आँख बंद थी मेरी। हाँ उसके बावजूद भी फिर उन्होंने बताया, बोला आँख निकलेगी और 3 लाख रुपए उसके बाद भी लगेंगे आपके। हाँ तो फिर मैं तो घबरा गया, मन की 3 लाख रुपए और देंगे और आँख भी निकलवाएंगे तो क्या मतलब रहेगा फिर? हाँ वो गड्ढा टाइप का हो जाएगा। हाँ ये है वो तो ठीक ही है, लेकिन वो गड्ढा टाइप हो जाएगा तो अलग ही महसूस होगा ना फिर। वो तो क्या मतलब रहेगा, आँख निकलवा लेंगे उसके बाद तो उसके बाद फिर मुझे यहाँ का एड्रेस मिला। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत संतुष्टि हुई और बहुत फ़ायदा हुआ। मेरी जो आँख चिपक रही थी वो भी खुल गई और मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने भी लगा। उसके बाद यहाँ से मतलब मुझे बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदा है। आँख नहीं निकली एक तो मेरी, और उसके बावजूद भी ना ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन नहीं हुआ, आँख नहीं निकली और मुझे फ़ायदा भी हो रहा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ टोटल कितना दिन हो गया होगा? सर मुझे यहाँ 4 महीने हो गए हैं, 3.5-4 महीने के लगभग। 3.5-4 महीने। हाँ, जितने वहाँ मैंने एक दिन में खर्च किया था उतना मेरा 4.5 महीने में हुआ है। जितना वहाँ आपने एक दिन में खर्च किया था इतना मेरा 4.5 मतलब 3.5-4 महीने में हुआ है। कब फायदा लगने लगा था? जब हमने फर्स्ट टाइम दवाई दी थी। हाँ, तो आपको ऐसा असर हाँ, कब आया था कि माने फर्स्ट टाइम जब आपने दवाई दी थी ना, तो मेरा इन्फेक्शन जो था वो रुक गया था, उससे सूजन वगैरह हाँ, वो जो ब्रेन में घुस जाता, कहीं भी घुस जाता तो वो रुक गया था मेरा, वो रुक गया। हाँ, उससे बहुत बेनिफिट हुआ। अगर वो चला जाता तो फिर वो हो सकता है इस आँख में आ जाता, इससे इसमें आ जाता, ब्रेन में चला जाता तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता। इसीलिए वो निकालना चाह रहे थे। इसीलिए वो निकालना चाह रहे थे आँख, कि जो अंदर इन्फेक्शन है ये दूसरी जगह ना फैले। वो ट्रीटमेंट नहीं बता रहे थे, बस वो तो आँख ही निकालना चाह रहे थे। बोले आँख निकाल दें आपकी। तो घर वालों ने सबने मना कर दिया, बोले ऐसा तो नहीं करवाएंगे, आँख नहीं निकालवाएंगे। ऑपरेशन का बोला था, ऑपरेशन में भी आँख का ही बोला था उन्होंने, आँख भी निकल सकती है। अच्छा, तो एक जगह डॉक्टर ने बोल दिया आँख निकालने का, आपने दूसरी जगह भी पता किया? हाँ, दूसरी जगह भी पता किया। कहाँ पता किया? इंदौर में पता किया था। तो इंदौर में क्या? वो भी यही बोल रहे थे
कि आँख बोले, यार निकालेंगे? हाँ आँख निकलेगी आपकी, हो सकता है आँख भी निकल जाए, ऑपरेशन होगा तो मैंने मना कर दिया उनके, सर आँख तो नहीं निकलवाना है, चाहे वो कैसी भी रहे। तो फिर ठीक है, उन्होंने बोल दिया। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? 4 महीने निकल गए नहीं अभी तो ठीक लग रहा सर। कि मैंने आपकी आँख को लेके कि उन डॉक्टरों का कहना था आँख निकल जाएगी और आप की आँख बची है अभी? हाँ आँख बची हुई है ना। आपके डॉक्टरों को भी आपने चेक करा लिया? चेक भी करवा लिया, पिछली बार ही चेक करवाया था मैंने। हाँ। आपके उन्होंने भी यही बोला है। हाँ। बोलो सही है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा वही चलने दीजिए आप। हाँ। कम से कम आपकी आँख तो बच गई है। बहुत बड़ी बात है कि आँख बच गई है, निकली भी नहीं है और कोई इन्फेक्शन भी नहीं फैला हुआ है। ठीक है। यहाँ से तो बहुत बेनिफिट है सर मुझे। सर मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि एलोपैथिक की जगह आप होम्योपैथिक लीजिए, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी बीमारी। एलोपैथिक तो क्या है, सर दर्द कर रहा, अपन ने गोली खा ली, 1 घंटे बाद बंद हो गया, वापस दूसरे घंटे चालू हो गया वो। एलोपैथिक का तो ये काम है। और होम्योपैथिक का ऐसा है कि अगर एक बार आपने खा ली तो फिर वो परमानेंट ही बंद हो जाएगा। मतलब आपकी जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, वो होम्योपैथिक से ख़त्म ही हो जाएगी, जड़ से ख़त्म हो जाएगी, होना नहीं चाहिए। एलोपैथिक में तो ऐसा है कि अगर आपने खाई गोली तो वो तो बस खर्च तो एलोपैथिक में काफ़ी ज़्यादा है, होम्योपैथिक में बहुत ही कम है और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। एलोपैथिक में खर्च ज़्यादा है और नुकसान भी है, और होम्योपैथिक में खर्च कम है और फ़ायदा ज़्यादा है। ये आपने अनुभव? हाँ ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मुझे 4 महीने हो ही गए हैं, और 4 महीने में तो पता नहीं वहाँ कितने रुपए लग जाते मेरे, 30-40 लाख रुपए तो हो ही जाता मेरा। और वो बचती नहीं बचती आँख, वो निकाल देते वो तो। हाँ फिर वो गलत, वो पत्थर की पत्थर हो जाती और उसको लगवाते तो वो अजीब सी दिखती। आज चलो आँख है, मेरी आँख बच गई है तो कम से कम ये तो है कि मैं घूम रहा हूँ। चेहरा तो चेहरा भी सही बेकार है, नहीं लग, चेहरा भी सही है मेरा, पहले की तरह ही चेहरा है। और वो अगर वो लग जाती तो वो पत्थर वाली लगा देते, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या होता, ये अजीब से लगती वो मुझे, वजन लगता उसका, इसका कम से कम वजन तो नहीं है। ठीक। ये जैसे आपने जो फीडबैक दिया, इसे हम किसी को बता सकते हैं? जी सर, यूट्यूब में डाल सकते हैं? जी बिल्कुल शेयर कीजिए सर। हाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो कम से कम उनको समझ में तो आएगा कि होम्योपैथिक क्या और एलोपैथिक क्या है। जी। होम्योपैथिक में तो काफ़ी फायदा है, और मैं तो काफ़ी पेशेंट को ला चुका हूँ यहाँ, उनको भी यही फायदा हुआ है, वो भी यही बता रहे हैं। ठीक, थैंक। क्या बोलते हैं म्यूकर माइकोसिस? आप लोग भी डेली न्यूज चैनल्स वगैरह में सुन रहे होंगे कि म्यूकर माइकोसिस के केस बढ़ते जा रहे हैं, वो भी पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के बाद, जो रिकवरी फेज में होते हैं उस दौरान इस तरह के इन्फेक्शंस होने का ज़्यादा खतरा रहता है। और नॉट ओनली पोस्ट कोविड, कोई भी ऐसा पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी बहुत लो है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी पे चल रहा है, उसको इस तरीके के फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो ये होता क्या है, म्यूकर माइकोसिस क्या है? बेसिकली माइकोसिस क्या है? एन इन्फ्लामेशन है काज्ड बाई फंजाई। माइकोसिस किसको बोलते हैं? एन इन्फ्लामेशन काज्ड बाई फंगाई। इस फंगाई का जिसमें स्टडी करते हैं हम, फंगाई की स्टडी क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। फंगस की स्टडी क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। अच्छा, इस म्यूकर माइकोसिस को प्रीवियसली कहा है जाइगोमाइकोसिस, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं अपन, जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। इट इज ए सीरियस एंड रेयर फंगल इन्फेक्शन काज्ड बाय मोल्ड कॉल्ड म्यूकरमाइसिटीज, जनरली जीनस म्यूकोर, राइजोपस, एप्सिडिया एंड कनिंगमेला, इस तरह की फंगस से म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा होता है। इसका जो कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो सॉइल है, डैम्प वेदर या डैम्प या ओल्ड बिल्डिंग्स या डैम्प वेदर, नमी वाले एरिया में ज्यादा ये फंगस ग्रो करता है। ये सॉइल से, डस्ट से ही शरीर के अंदर प्रवेश करता है। डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ इन्फेक्शन इसको कई तरह से बांटा गया है, जैसे राइनोसेरेब्रल टाइप का होता है, तो ये जनरली इफेक्ट कहाँ करता है? पैरानेजल एयर साइनसेस में, साइनसेस से, और उसके थ्रू ये होते हुए ब्रेन में चला जाता है, किबरी नाक से होते हुए, जैसे किबरी फ्रॉम प्लेट होती है उसको क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच जाता है। तो इस टाइप के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? राइनोसेरेब्रल। ये सबसे ज्यादा कॉमन है इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में, एंड जिनको ट्रांसप्लांट हो चुका है, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी पे चल रहे हैं, एंड बेसिकली अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट में, जिनका शुगर कंट्रोल बहुत पुअर है, हमेशा शुगर का लेवल 400 से 500 की रेंज में रहता है। ऐसे पेशेंट्स में सेरेब्रल टाइप का फंगल इन्फेक्शन जो है ज्यादा देखा गया। पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस, यदि उस फंगस का इन्फेक्शन लंग्स में हो जाए,
या ब्रोंकस में हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। जनरली जिन लोगों को पहले ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी में है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, या लंग्स की कोई बीमारी है, COPD, अस्थमा, मेटास्टेसिस ऑफ लंग्स कैंसर, इस तरीके की यदि समस्या है तो ऐसी स्थिति में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा देखा गया है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस जनरली सर्जरी के बाद ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, या बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज करने से, या कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेने से, स्टेरॉइड लेने से, ये जो है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में भी ये फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। और ऐसी दवाइयाँ जो लेते हैं जिसकी वजह से बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो वीक हो जाता है। एक टाइप का और म्यूकरमाइकोसिस होता है क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस, सबकी इमेज में दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखते जाइए। क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस, बर्न हो जाए, स्किन का कट है, बर्न है, वुंड है, या सर्जिकल वुंड्स है, इसके थ्रू यदि फंगस अंदर चला जाता है डायरेक्ट और स्किन को इन्फेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। इसके बाद होता है डिसएमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। इसमें क्या होता है कि वो फंगस ब्लड वेसल्स को पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड फ्लो में चला जाता है। व्हेन द इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड इन्फेक्ट another part of the body like liver, kidney, heart, brain, इस तरह का के इन्फेक्शंस को क्या बोलते हैं, डिसएमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे अपने को देखने में। म्यूकरमाइकोसिस फ्रिक्वेंटली अफेक्ट द साइनसेस, देन ब्रेन एंड लंग्स। मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ म्यूकरमाइकोसिस इज डिसएमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। इसमें क्या होता है, ब्लड के क्लाट्स बनने लगते हैं, है ना, क्लाटिंग होने लगती है, ब्लड सप्लाई जो है तो डिजिटल पार्ट को रुक जाती है, जिसकी वजह से पूरा पार्ट ब्लैक हो जाता है। सेल डेथ होने की वजह से पूरा पार्ट ब्लैक हो जाता है। सिम्टम्स जो है इसके डिपेंड करते हैं कि फ्रॉम वेयर द फंगस इज ग्रोइंग, किस साइड पे जो है तो फंगस ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से इसके सिम्टम्स होते हैं। जैसे राइनोसेरेब्रल है तो यूनिलेटरल फेशियल पेन होगा विथ स्वेलिंग के साथ में, यूनिलेटरल फेशियल हेडेक होगा, फीवर होगा, नेजल एंड साइनस कंजेशन होगा, ब्लैक लीजन्स होंगे ऑन नेजल ब्रिज पे। और इन्फेक्शन कहाँ होता है जनरली, इसका अपर पोर्शन ऑफ द ओरल कैविटी, अपर पोर्शन ऑफ द ओरल कैविटी में भी इसका इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है। पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस है तो जनरली क्या होगा, आपको कफ, कोल्ड, फीवर के साथ में डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिलेगी। यदि क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस है तो सीवियर पेन मिलेगा, बर्निंग, इचिंग, स्वेलिंग्स, इस तरह की चीजें मिलेंगी, अल्सर, स्वेलिंग अराउंड द इन्फेक्शन साइट। इसके बाद आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पेन इन एब्डामिन, नौसिया, वोमिटिंग, ब्लॉटिंग आप एब्डामिन विथ GI ब्लीडिंग के साथ में, GI ब्लीडिंग के सिम्टम्स दे सकता है पेशेंट। डिसएमिनेटेड जो है तो म्यूकरमाइकोसिस में क्या सिम्टम्स मिलेंगे, मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगा पूरा। इवन तो यदि इन्फेक्शन ज़्यादा है ब्रेन में तो पेशेंट में वेंट इनटू द कोमा एंड डेथ फाइनल। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसका रिस्क फैक्टर ये है कि अनकंट्रोल डायबिटीज है, ल्यूकीमिया है, लंग्स कैंसर है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर सिरोसिस है, किडनी फेलियर है, किडनी ट्रांसप्लांट है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज कर रहा है किसी न किसी ऑटो इम्यून डिजीज के लिए। आजकल लोग फ्रीक्वेंटली जो है तो स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और मोस्टली ऑटो इम्यूनिटी जो है तो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो हर तरह की कंडीशंस में स्टेरॉइड तो यूज करते ही हैं। तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टेरॉइड की वजह से इस तरीके के सेकेंडरी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा जो है तो ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज करने के बाद हो रहे हैं। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, अपन स्किन बायोप्सी करते हैं, स्किन बायोप्सी सेंड करते हैं। और दूसरा यदि पल्मोनरी जो है तो म्यूकरमाइकोसिस है तो उसके लिए CT स्कैन चेस्ट, यदि एब्डामिनल म्यूकरमाइकोसिस है तो CT स्कैन एब्डामिन करते हैं। यदि ब्रेन में उसका इन्फेक्शन पहुँच गया है या हमारा ये ब्रेन करके उसे पता लगाते हैं। तो ये कुछ जाँचें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं म्यूकरमाइकोसिस के केसेस में, उसको डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश करने के लिए। ट्रीटमेंट इसका बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एंटी फंगल्स में एम्फोटेरिसिन B वगैरह देते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है। इन एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि इस एंटीबायोटिक के कितने नुकसान। एक और ड्रग यूज करते हैं, कोनाजोल करके यूज आती है ड्रग, उसको यूज करते हैं। और इसके बावजूद भी यदि रिस्पांस नहीं आया तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या करते हैं, इसका डिब्राइडमेंट करते हैं। जो पार्ट सड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है, क्योंकि ये
सेल डेथ और नेक्रोसिस करता है। तो जो पार्ट ब्लैक हो जाता है उसमें इसका डिब्राइडमेंट करते हैं। सर्जिकल डिब्राइडमेंट बहुत जरूरी है। प्रोग्नोसिस इसकी बहुत ज़्यादा पुअर होती है। राइनोसेरेब्रल में लगभग 30 से 70% लोग नहीं बचते, मॉर्टेलिटी रेट है। और यदि डिसेमिनेटेड टाइप का म्यूकरमाइकोसिस है तो इसमें लगभग 90% लोग जो है तो बचते, 90% मॉर्टेलिटी है राइनोसेरेब्रल की। यदि पेशेंट को साथ में एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है तो उसमें मॉर्टेलिटी रेट 100%। अब मैं आपको, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि कोई भी इन्फेक्शन हो, प्रॉब्लम इन्फेक्शन की नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। तो यदि हमें होलिस्टिकली अपने आप को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, चाहे वो म्यूकरमाइकोसिस हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, या कोई और उस तरह की डिजीज हो। बिकॉज होम्योपैथी में क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति का परीक्षण उसके माइंड के लेवल में, उसके सोल के लेवल में और बॉडी के लेवल में करके और वो सारी चीज़ें करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो एक्चुअल काज है उस इन्फेक्शन को कैच करने का, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। यदि किसी को भी पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के बाद इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, यदि उन्हें लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, इस डर से वो परेशान हैं, तो होम्योपैथी में वो ज़रूर हमें दिखा सकता है। थैंक यू।